दुर्लभ होने की बात तो दूर, ये विशालकाय ब्लैक होल हर जगह हैं। दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं और हर एक गैलेक्सी के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल है। ये वाकई कमाल है। लेकिन ये ठीक भी है। विशालकाय ब्लैक होल गैलेक्सियों को सिर्फ बांधे ही नहीं रखते, बल्कि शायद उन्हें बनाते भी हैं। एक ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण पास से गुजरते हुए तारे को अपनी कक्षा में खींचता है। उनका कुल द्रव्यमान ज्यादा से ज्यादा तारों को खींचता है और धीरे धीरे उन गैलेक्सियों को बनाता है जिन्हें हम आज देखते हैं। और उनके केंद्र में होता है एक विशालकाय ब्लैक होल, जो मालिक भी है और बनाने वाला भी। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि गैलेक्सियों के बनने के बारे में हम अपने नजरिए पर फिर से गौर करें, और ये हमें ब्रह्मांड के ब्लैक होल की भूमिका के बारे में फिर से गौर करने पर भी मजबूर कर रहे हैं। यानी गैलेक्सियां बनाने के लिए ब्लैक होल चाहिए, तारे बनाने के लिए गैलेक्सियां चाहिए, प्लैनेटरी सिस्टम बनाने के लिए तारे चाहिए, हम जैसे प्राणियों के रहने के लिए ग्रह चाहिए। इसलिए ब्लैक होल हमारे वजूद के लिए एक एंकर की तरह है। होल हमारे ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारी गैलेक्सी के भविष्य के लिए खतरा भी हो? भले ही हमारा ब्रह्मांड एक बहुत शांत और स्थिर जगह लगता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष को देखते हैं तो वो बहुत सुंदर और शांत दिखाई देता है, लेकिन वहां ऊपर बहुत उथल पुथल मची हुई है। तारे टूट रहे हैं, गैलेक्सियां टकरा रही हैं, इसलिए मैं खुद को एक नाटकीय ब्रह्मांड से पूरी तरह घिरा हुआ पाती हूँ। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे ब्रह्मांड में होने वाली एक सबसे नाटकीय घटना की तरफ बढ़ रही है। चार अरब साल में ये हमारे सबसे करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में करीब 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर टकरा जाएगी। इन दोनों गैलेक्सियों के संगम से मिल्कड्रोमेडा नाम की एक सुपर गैलेक्सी बनेगी और उनके ब्लैक होल के आपस में टकराने का अनुमान है। पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का टकराना बहुत आम है, लेकिन उनके अंधकारमय होने की वजह से ये देख पाना नामुमकिन है कि इन टक्करों के दौरान क्या होता है। जेमिसन रॉलिंस इन टक्करों को ढूंढते हैं। ये ब्लैक होल की तरफ देखते नहीं, बल्कि उन्हें सुनते हैं। ये इनके कान हैं। लाइगो, $1 अरब की लागत से बना सुरंगों और लेजरों का जाल। हम ब्रह्मांड में एक नए दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। हम ब्रह्मांड को कुछ इस तरह सुनने जा रहे हैं जैसे हमने पहले कभी नहीं सुना। ब्लैक होल के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण से अंतरिक्ष की बनावट में तरंगे बनती हैं। इंटरनेट से जुड़ने पर लाइगो इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सुन सकेगा। लाइगो एक एल आकार का उपकरण है जिसके एल के आर्म के जोड़ करीब 4 किलोमीटर लंबे हैं, और हम असल में आर्म के अंदर लेजर बीम छोड़ते हैं। ऐसा करने के बाद हम बहुत ही सटीकता से आर्म में जगह की लंबाई को नाप सकते हैं। जब एक गुरुत्वाकर्षण तरंग करीब आती है तो वो उस जगह को बहुत हल्का सा सिकोड़ती है और फिर फैला देती है, और हम उसे नाप सकते हैं। ये बहुत बारीक हलचल है, एक परमाणु की चौड़ाई से भी कम। इसलिए लाइगो के वैज्ञानिक अत्याधुनिक शीशे लगा रहे हैं, और हर शीशे की कीमत लाखों डॉलर है। ये वो शीशा है जो इस आर्म की शुरुआत में लगा है, जो बाहर इस दिशा में जाता है, और इसीलिए लेजर बीम इस शीशे और आखिरी छोर पर लगे शीशे के बीच उछलती है और बार बार ये प्रक्रिया दोहराती है। तो ये बहुत जरूरी है।
पूरे उपकरण में ये बहुत अहम हिस्सा है। ये वो चीजें हैं जो हमें गुरुत्वाकर्षण तरंगों के प्रति और संवेदनशील बनाती है। आर्म की लंबाई बढ़ाने पर लाइगो की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है, लेकिन इससे इंजीनियरिंग से जुड़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। हम जितने लंबे आर्म बनाएंगे, हमें पृथ्वी की सतह की गोलाई का भी हिसाब लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास दो शीशे हों जो बहुत करीब हों, तो वो एक दूसरे के आमने सामने सीधे टंगे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम आर्म की लंबाई बढ़ाते हैं, शीशे कोणों पर लटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका रुख पृथ्वी के केंद्र की तरफ होता है। और इसीलिए इस 4 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए हमें उसकी भरपाई करनी होगी, और उसके लिए ये पक्का करना होगा कि शीशों का रुख सीधे एक दूसरे की तरफ ही हो। पर कुछ ही महीनों में जब दल लाइगो को तैयार कर लेगा, वो ब्लैक होल के टकराने की आवाज को सुन सकेंगे। जब वो एक दूसरे के चारों ओर एक ही दर से चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ऐसी आवाज होती है, ही। लेकिन जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण तरंगे छोड़ते हैं, तो बहुत पास आ जाते हैं। वो तेजी से घूमते हैं और सिग्नल की पिच और एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाती है। फिर एक ऐसी आवाज आती है जो है ही, जब तक कि वो टकराकर फट नहीं जाते। जो आवाजें वो सुनेंगे, वो असली घटना की बेहद हल्की गूंजें होती हैं। एक ब्लैक होल की टक्कर की भीषणता सोच से परे है। गर्म और घने अंतरिक्षीय मलबे के बीम के आकार के बादल के अंदर ब्लैक होल हुकूमत की जंग लड़ते हैं। पास आते आते उनकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है। आखिरकार वो आपस में टकराते हैं और एक विशाल शॉकवेव छोड़ते हैं जो ब्रह्मांड को चीरती हुई जाती है। ये कहना मुश्किल है कि जब पहला सिग्नल आएगा तो मैं कैसा महसूस करूंगा। मेरा मतलब है कि मैं अपने पूरे करियर में इसी पर काम करता रहा हूं, और हाँ, बहुत ही कमाल का एहसास तो होगा ही, और बहुत बड़ी पार्टी तो होगी। लेकिन अगर लाइगो ब्लैक होल की टक्कर पर हमारे सिद्धांतों को सही साबित कर देता है, तो हमारी गैलेक्सी का भविष्य चिंताजनक है। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा के केंद्रों पर स्थित ब्लैक होल एक दूसरे में समाएंगे, वो एक दानव को जन्म देंगे। एक इतना शक्तिशाली ब्लैक होल जो लाखों तारों को निगल जाएगा। बचने वाले नए मालिक के तहत भारी उठापटक का सामना करेंगे। ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रहों को नई कक्षाओं में धकेल देगा और इससे तारे आपस में टकराएंगे। अफरा तफरी मच जाएगी। एक अकेला ब्लैक होल खरबों तारों और ग्रहों की किस्मत का फैसला करेगा। आप सोचते होंगे कि सूरज ताकतवर है। आप सोचते होंगे कि एक बड़ा तारा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है एक ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि ब्लैक होल कैसे गैलेक्सियों को बनाते और उनके भविष्य को नियंत्रित करते हैं। लेकिन एक बड़ा रहस्य अब भी कायम है। ब्लैक होल की गहराइयों में ब्लैक होल पहले सिर्फ सैद्धांतिक थे, जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने की थी। अब हम जानते हैं कि वो गैलेक्सियों को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनियों को शक्ति देते हैं। लेकिन उनमें अब भी एक राज छुपा है जिसे आइंस्टाइन भी नहीं देख पाए। क्या होगा अगर हम इवेंट होराइजन के अंदर जाएं, उस सीमा रेखा के अंदर जो एक ब्लैक होल को घेरे हुए है, जिससे रोशनी नहीं निकल सकती। मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार अभियान होगा। उस तरह की चीज को जानने का ख्याल मेरे हिसाब से भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बेहतरीन मौका होगा। अब हमें इस बात की अच्छी समझ है कि ब्लैक होल के बाहर क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस आखिरी सेकंड में क्या होता है, एकदम ऐन वक्त पर जब आप उस वापसी की हद को पार करके इवेंट होराइजन में पहुंचते हैं। स्कॉटलैंड में एक बेजोड़ एक्सपेरिमेंट का मकसद ये पता लगाना है
कि इवेंट होराइजन के पार क्या है। ये डैनियले फाचियो के दिमाग की उपज है। ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में खोज नहीं की गई और यहाँ हम अपनी जानकारी की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। टेलीस्कोप इस्तेमाल नहीं करते, वो एस्ट्रोनॉट भी नहीं है, फिर भी वो अपनी लैब में ब्लैक होल बनाते हैं। उनका मुख्य इंग्रेडिएंट रोशनी है। हमारे पास बहुत शक्तिशाली लेजर हैं जो लाइट को फ्लूइड की तरह बर्ताव करने और बहने के लिए मजबूर करती है। एक ब्लैक होल के पास जगह भी फ्लूइड की तरह बहती है। वो इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ती है, जैसे कि एक नदी नीचे की तरफ बहती है। बहते हुए पानी की कल्पना कीजिए और आप उसके बहाव के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि नदी आपको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही है और ठीक यही चीज गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक ब्लैक होल के बाहर करता है। डैनियले पानी के भंवर में रोशनी भेजते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैटर असली ब्लैक होल के अंदर जा रहा हो, और वो विज्ञान की बेहद अहम खोज कर रहे हैं। जब वो अपने एक ब्लैक होल में रोशनी की एक किरण छोड़ते हैं, कुछ बहुत अजीब होता है। अब आप इन तरंगों को देख सकते हैं जो चल नहीं रही हैं। वो होराइजन की सीमा पर ही जम गई हैं, जिसे हमने पैदा किया है। इन जमी हुई तरंगों ने आइंस्टाइन के सबसे मशहूर सिद्धांत की पुष्टि की, रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने सोचा कि एक ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण समय को खींचना शुरू कर देता होगा। 1 सेकंड, 1 साल या फिर सदियों तक खींचता होगा। दूर से देखने पर चीजें वक्त में जमी हुई दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे डैनियले ने अपने एक्सपेरिमेंटल ब्लैक होल में देखा। उन्हें यकीन है कि अंतरिक्ष में भी यही होता होगा। अगर आप बहुत बहुत दूर से एक अंतरिक्ष यान या फिर किसी शख्स को ब्लैक होल में गिरते हुए देखते हैं, तो आप असल में उस शख्स को इवेंट होराइजन को पार करते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। आप उसे इवेंट होराइजन की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। समय जो हमें दिख रहा है वो धीमा हो जाएगा और हम उसे धीमा होते हुए देखेंगे और इवेंट होराइजन पर उन्हें हमेशा के लिए जमते हुए देखेंगे।